आकाश में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिक्स क्रैश कोर्स में डीपीएसपी को देखेंगे और इसके सभी प्रोविजन देखेंगे जो प्रीलिम्स हमारे परीक्षा में के लिए महत्वपूर्ण है। तो डीपीएसपी क्या है, इसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। यह हमारे संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। इसे राज्य की नीति निदेशक तत्वों के बारे में बोलते हैं। तो थोड़ी सी मैं चीजों को बताना चाहूंगा कि संविधान सभा में क्या हुआ था कि जो नीति निदेशक तत्व थे और फंडामेंटल राइट थी, सबका मानना यह था, अधिकतर लोगों का मानना यह था कि जो जो भी प्रावधान है उसको क्या किया जाए कि सबको फंडामेंटल राइट के रूप में दे दिया जाए। लेकिन उस समय जो हमारी सरकार थी या जो हमारे देश की कंडीशन थी, इतनी आर्थिक रूप से सशक्त नहीं थी कि अगर इन सभी प्रोविजन को क्या क्या कर दिया जाए कि अगर फंडामेंटल राइट के तौर पर रख दिया जाए तो हमेशा लोग क्या करेंगे, रीट जारी करा के इस तरह से चैलेंज करते रहेंगे। और हमारे पास संसाधन कम होने के कारण सरकार ने बोला कि जो नेसेसरी है, जो बहुत ज्यादा इस समय वर्तमान समय में जो भारतीय स्थिति के अनुसार बेहतर है, उनको फंडामेंटल राइट में रखा कि ये सबसे ज्यादा नेसेसरी है। अब बाकी को रखा कि राज्य क्या करे कि बाकी जो नीति निदेशक तत्व में रखे गए हैं उनको लक्ष्य के रूप में देखे कि हमको धीरे धीरे इसको क्या करें, इंप्लीमेंट करना होता है। इसी को ध्यान में रख के रखे होंगे सरकार ने क्या किया था कि 600वें संशोधन द्वारा जो दिया गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है एजुकेशन होनी चाहिए, उसको 86 संशोधन में फंडामेंटल राइट का पार्ट बना दिया। अब बचे जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनके लिए क्या किया गया, डीपीएसपी में डाल दिया कि इसको आगे भी चल के हम लोग क्या करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रख के क्या किया है, इसी प्रोसेस को ध्यान में रखा गया है कि जो चीजें डीपीएसपी में है उसको आगे भविष्य में चल के फंडामेंटल राइट के रूप में क्या कर दिया जाएगा, जैसे जैसे हम संसाधन से पूर्ण होंगे। बाकी अगर राज्य कोई नीति बना रही है तो ये उसके लिए वेलफेयर के लिए ये काम करेगी, ये तत्वों को डालेगा तो वो स्टेट क्या होगा और वेलफेयर की सकलमना को सुनिश्चित करेगा। इसके साथ में ध्यान रखे रहिएगा कि भारत के संविधान में अगर बात करेंगे हम लोग कल्याणकारी राज्य राज्य की सकलमना यहीं से मिलती है, यहीं से मिलती है। ठीक है, अब इसके लिए हम देखेंगे तो कुछ जो संविधानवेत्ता थे, जो विधि कानून के क्या थे कि जानकार लोग थे, उन्होंने क्या हुआ कि डीपीएसपी के बारे में क्या कहा है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछता है। तो याद रखिएगा डीपीएसपी को लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अनोखी विशेषता बताई थी। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें हम लोग केटी शाह ने, इसमें उन्होंने ये भी चीज देखी, याद रखिएगा कि ये बोले थे कि सामाजिक और आर्थिक आर्थिक लोकतंत्र की क्या बोलते थे कि स्थापना में क्या होगा, महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके विषय क्या बोले थे कि अनोखी विशेषता के रूप में डीपीएसपी को बताए थे। वहीं केटी शाह बोले थे कि यह क्या होता है, डीपीएसपी एक चेक के रूप में है जो सुविधा अनुसार क्या किया जा सकता है, अनुसार अदा किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। लेकिन वहीं पे एक ब्रिटेन के जो थे संविधानवेत्ता थे या विधि कानून के जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने बोला था, जिसे हम लोग जी ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, ऑस्टिन महोदय ने क्या बोला था, कहा था कि ये क्या कि संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा की संज्ञा दिया था। ठीक है, ये जो तीनों आप लोग क्या करेंगे डीपीएसपी में, अगर इनके कथनों को या तथ्यों को सुनेंगे तो ये क्या होते हैं, ये सकारात्मक तथ्य बताते हैं कि ये सकारात्मक रूप से बताएं।
ठीक है। लेकिन कुछ लोग थे, इसको क्या हुए, इसको लेकर क्रिटिसाइज किए। तो नकारात्मक रूप में कौन कौन बताया था, रूप में अगर देखेंगे तो इसको बताए थे टी कृष्ण कृष्णाचारी जो थे, इन्हें इसे कूड़ेदान की संज्ञा दी थी, कूड़ेदान की संज्ञा दिए थे। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, मैंने क्या बताया था कि डीपीएसपी को लेकर पॉजिटिव सकारात्मक तथ्यों के रूप में देखेंगे तो बी आर अम्बेडकर ने अनोखी विशेषता बताई थी, बोला था सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र के स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है। वही केटी शाह ने कहा था कि एक चेक के रूप में जो सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। इसके साथ में जी ऑस्टिन ने बोला था कि संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी, ये सकारात्मक बोले थे। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे टी कृष्णाचार्य जी की, तो उन्होंने बोला था कूड़ेदान की संज्ञा दी थी। ठीक है। तो इस तरह के हम लोग क्या कई बार स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है। और बाकी भी अगर आप लोग को मिलेगा तो उस चीज को आप लोग क्या करें, ध्यान दीजिएगा। ठीक। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि पीएसपी में एक चीज और ध्यान रख रहिएगा कि भाग 4 में, और ये लिया कहां से गया है, ये लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है। तो ध्यान में रख रहिएगा कि ये कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। जब हम स्रोत पढ़ा रहे थे तो वहां भी बताए थे ये डीपीएसपी कहां से लिया गया था। ठीक। ये चीज हमारे क्या है, संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे इससे संबंधित कुछ तत्वों को। अब इसके हम लोग थोड़ा विशेषता देख लेते हैं। विशेषता में ध्यान रखें कि ये क्या होते हैं, न्यायोचित, या इसे हम लोग बोलते हैं गैर न्यायोचित, न्यायोचित नहीं है। ठीक है। चित, ये गैर न्यायोचित है, मतलब इसका क्या है कि परिवर्तनीय नहीं है, नहीं है कोर्ट में, कोर्ट द्वारा। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करेंगे, देश के शासन में मूलभूत तत्वों के रूप में देखा जाता है। वहीं अगर हम लोग तीसरे की बात करें, कि कानून बनाते समय में राज्य का दायित्व है कि इन तत्वों को अपनी नीति में क्या करें, सम्मिलित करें। ठीक। तो हमने क्या बताया कि विशेषता क्या है, एक तो पहले गैर न्यायोचित है। ठीक है। देश के शासन में मूलभूत तत्वों के रूप में इसे देखा जाता है। कानून बनाते समय राज्यों के दायित्व, बोलता है कि कानून बनाते समय राज्यों के दायित्व होता है कि इन तत्वों को अपनी नीति निर्धारण, जो भी चीजें या नीति बनाती है तो उसमें क्या करें, समावेश करें। ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जब इसके प्रोविजंस को देख लेंगे तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या मुख्यतः अंतर है, इसको भी हम लोग थोड़ा क्या करेंगे कि ब्रीफ में जान लेंगे, जिससे हमारे प्रीलिम्स के प्रश्न क्या हो कि आसानी से सॉल्व हो सके। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, डीपीएसपी जो है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक भाग जो है जिसे हम लोग समाजवादी के रूप में जानते हैं, दूसरा गांधीवादी के रूप में, और तीसरा क्या है, उदारवादी के रूप में। ठीक है। ये 3 के बारे में हम लोग क्या करते हैं, 3 भागों में इसको बांट कर देखते हैं। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग पूरा मेंशन कर लेंगे, मतलब पूरा पढ़ लेंगे इसके प्रावधानों को, तब हम बताएंगे कि समाजवादी में कौन कौन से आर्टिकल आएंगे, उदारवादी में कौन कौन से आर्टिकल, और गांधीवादी में क्या क्या आर्टिकल आएंगे। ठीक है। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेंगे। कई बार क्या करता है कि पूछ लेता है कि ये आर्टिकल क्या गांधीवादी से संबंधित है कि उदारवादी से संबंधित है कि किससे संबंधित है, आपके
समाजवाद से संबंधित है। इस सब चीजों को हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, ध्यान दे लेंगे। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल, हमारा आर्टिकल मैंने बताया था किससे, तो आर्टिकल 36 हम देखेंगे। इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बात किया गया है। ठीक, और राज्य की परिभाषा बोला है कि जो आर्टिकल किसमें दिया गया है, 13 में राज्य की परिभाषा दिया गया है वही क्या है कि राज्य की परिभाषा है। 13 नहीं, शायद 12 होगा, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, 12 है या 13 है, थोड़ा सा मुझको कंफ्यूज करना है। ठीक है, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, प्रीवियस में आप लोग जाएंगे तो मैं करा रखा हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, क्योंकि मान लीजिए हम गलत यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दे, आप लोग उसको मेंशन कर लो, तो ये चीज सही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा इसमें सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12, ये होगा 36। ठीक है, 36 के बाद हम लोग आएंगे आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 जो है संसद को इंपावर्ड करता है विधि बनाने हेतु। इसमें बोला गया है, देखिए इसमें क्या बोला गया, 37 हम लोग 37 थोड़ा सा संक्षिप्त में देख लेते हैं। बोला है कि जो डीपीएसपी है, संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। ठीक है, ये होंगे। तब ने क्या बताया था कि आर्टिकल जो 37 है बोलता है कि डीपीएससी संबंधित जो भी प्रावधान होंगे, ठीक है, वो न्यायालय द्वारा क्या होंगे, परिवर्तनीय नहीं होंगे। लेकिन बोला है कि इसमें निहित जितने भी सिद्धांत है वो शासन व्यवस्था में, मतलब राज्य कोई नीति बनाती है, कार्यान्वयन करती है या कुछ भी चीजें करती है, तो उसमें क्या होंगे, मौलिक प्रकृति को होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 38 क्या कहता है। ठीक, आर्थिक 38 जो होता है ये किसकी बात, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित है। आर्थिक सुरक्षा की क्या करता है, बात करता है। इसमें हम लोग देखेंगे जो 38 का एक है वो क्या कहता है। 38 का एक ये कहता है, राज्य को निर्देश देता है कि क्या क्या निर्देश देता है। निर्देश में यह देता है कि सामाजिक व्यवस्था व्यवस्था इस प्रकार बनाया जाए जहां सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक व राजनीतिक न्याय क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। ठीक,
तो क्या बोले कि जो 38 क या ए है वो बोलता है कि राज्य को निधि से देता है कि सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार से बनाए कि जिससे क्या हो कि पूरे देश में राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक न्याय क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। तो इस चीज को हमको क्या करना है, ध्यान देना है। फिर वहीं पे 38 का क जोड़ा गया था। 38 का क देखिए कब जोड़ा गया था, 44वां संशोधन द्वारा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं अलग से संशोधन बता दूंगा डीपीएसपी में क्या क्या संशोधन था। अब इसमें क्या कहा गया इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। बोलता है कि असमानता को कम करने, असमानता को कम करने की क्या करता है, प्रावधान करता है। करने की, कम करने की प्रावधान की बात करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 39, ठीक। अब 39 बोलता है आर्थिक न्याय की बात करता है कि हर व्यक्ति के साथ क्या हो, आर्थिक न्याय हो, ठीक। वहीं पे आर्टिकल 39A, या इसे कब बोलो, ठीक है, ये 42वां संशोधन द्वारा आया था, ठीक है। इसमें बोला गया था समान न्याय, ठीक है, तथा निःशुल्क विधि सहायता क्या प्रावधान करता है, ठीक। तो 39 का क्या बोलता है कि भाई क्या हो कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान करता है, ठीक। इसी को ध्यान में रखते सरकार ने क्या किया था कि राष्ट्रीय निःशुल्क विधि सहायता अधिनियम लाया था 1987 में। ये चीज को ध्यान में रख रहिएगा। तो किसको, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया था कि कार्यान्वयन करने के लिए, कार्यान्वयन करने के लिए, ठीक है, याद रख रहिएगा कि इसके कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय निःशुल्क विधि सहायता एक 1987 लाया गया था, जिसे हम लोग नालसा के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। ये लाया गया था और इसी के अंतर्गत क्या किया गया कि लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, फैमिली कोर्ट, इन सब का क्या गया था, प्रावधान लाया गया था। तो ये इसी कार्य को करने के लिए क्या गए थे, ये काम किए गए थे। इस चीज को हमको क्या करना है, ध्यान रखे रहना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 39 की। मैंने 39 में क्या बोलती है, आर्थिक न्याय की बात करेगा। और आर्थिक न्याय में क्या क्या कहेगा इसको हम समझेंगे। तो आर्थिक न्याय में क्या पहले बोलेगा, 39A। वो 39 क था, ये ध्यान रखिएगा। 39 का वो आर्टिकल है, ये 39 का क्या क्लॉज है। 39 क्या है, क्लॉज है। तो इसको ध्यान में, सेपरेट है, ये सेपरेट है, ठीक है। तो बोलता है कि राज्य प्रत्येक स्त्री व पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा, ठीक है। वही बोलता है 39 का सेकेंड, बोलता है कि भौतिक साधनों के स्वामित्व, स्वामित्व और नियंत्रण कहां पे हो, सार्वजनिक हित में हो, हित में हो, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे 39 का 3,
ये क्या कहता है? ये कहता है कि संपत्ति व उत्पादन के साधनों को इस प्रकार केंद्रीकरण न हो जो सार्वजनिक हित को प्रभावित करे। जो क्या करे? सार्वजनिक हित को प्रभावित न करे। ठीक है, तो बोला है कि आर्टिकल में आर्थिक न्याय की बात किया है, तो हम लोग छो न्याय की जब बात करें तो फिर सेपरेट हम लोग देखेंगे, तो इसको ध्यान में रख रहिएगा। ठीक है, इसके अलावा बोला गया है 39 के 3 में, 39 3 हम लोग 39 का 4 में हम लोग देखेंगे, स्त्री व पुरुष के समान कार्य हेतु समान वेतन। ठीक है, और इसी से संबंधित एक्ट भी लाया गया था। ठीक है, ये आप लोग का काम है कि एक्ट कब आए थे इसको आप लोग बताइएगा, मतलब अपना नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद लाया गया था 39 का 5। ठीक, बोला गया था कि श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के की सुकुमार मतलब बाल्य अवस्था, सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक विशेषता से आर्थिक विवस्था से रोजगार न जाए। ठीक, क्या बोला तो 39 का 5 बोला गया था। अब हम लोग आएंगे 39 का 6 क्या बोलता है। ठीक, 39 का 6 ये कहता है बच्चों तथा युवाओं की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक प्रत्याग से क्या करें? रक्षा करें, रक्षा की जाएगा। ये ध्यान में रखिए, ये क्षेत्र आपके क्या थे? आर्थिक न्याय से संबंधित। हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए आर्टिकल 39 किसकी बात करता है? आर्थिक न्याय की बात करता है। कहता है 39 का फर्स्ट कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराएगी। पहली चीज तो ये बोल दिया कि भाई जो भी पुरुष स्त्री होगा उसको क्या करेंगे? समान रूप से जीविका क्या करेंगे? उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि आर्थिक न्याय के तो हमेशा इसको आपको पूरे आर्टिकल को पढ़ के लगेगा कि आर्थिक न्याय की ही बात कर रहा है। वही बोला कि भौतिक जो साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सार्वजनिक हित में उपयोग किया जाए। ठीक है, जो भी हमारे पास भौतिक साधन हो या स्वामित्व हो वो किसके नियंत्रण में? सार्वजनिक हित में नियंत्रित मतलब हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिथियम कभी कहाँ खान पाई गई है? जम्मू कश्मीर पाई गई है, तो इसको इस तरह से क्या किया जाए? रेगुलेट किया जाए कि उसका स्वामित्व किसके पास हो? सार्वजनिक हित में हो। ये ना कोई एक व्यक्ति उससे कमा के और राज हो जाए, दूसरा व्यक्ति का हो कुछ उसका शोषण हो जाए। ठीक है, वही 39 के 3 बोला कि संपत्ति के उत्पादन के साधनों को इस प्रकार से केंद्रित न हो जो सार्वजनिक हित को प्रभावित करे। ठीक है,
तो बोला गया है कि संपत्ति और जो उत्पादन के साधन है उसके केंद्रीकरण के रोक की भी इसने क्या की है, बात की है, क्योंकि इससे सार्वजनिक हित क्या होगा, प्रभावित हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रख रहिएगा, ठीक है। अब इसी का जो 39 का 4 बोलता है कि स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। वही 39 का जो 5 है वो बोलता है श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बोला गया, देखिए इसमें तीनों को इंक्लूड किया, पुरुष स्त्री, साथ में बालकों की बोला कि जो सुकुमार अवस्था मतलब जो बाल्य अवस्था को दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक व्यवस्था से रोजगार न जाए, इस चीज को भी वो इसमें ध्यान रखा गया है। इसलिए सरकार बोली कि कभी छटनी होती है या किसी इस तरह का प्रोविजन आता है तो आपको क्या पुनर्वास या इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, लोगों का रोजगार सुनिश्चित रहे। वही 39 का 6 से वो बोलता है बच्चों तथा युवाओं के शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग की रक्षा की जाए, ठीक है। तीन सब चीजों को ध्यान में रखे क्या होते हैं कि हम लोग आगे योजनाएं नीतियां ये सब चीजें बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 40 की। ठीक, राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए क्या कर सकते हैं, कदम उठाएगा अन्य और और उन्हें उतने अधिकार व शक्ति क्या करेगा, प्रदान करेगा। ठीक, तो बोला गया आर्टिकल 40 में कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगी और उन्हें उतने ही अधिकार व शक्ति प्रदान करेगी, ठीक है। देखिए कुछ चीजें मैं बता दूं रहा हूं कि इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, मैंने बोला था ना कि एज ए डीपीएसपी को सरकार क्या करती है, अपनी पॉलिसी में लाकर कल्याणकारी राज्य की भूमिका को सुनिश्चित करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या करती है, 73वां संशोधन लाया 1992 में, और ये क्या बनेंगे, ग्राम पंचायतों का संवैधानिक निर्माण किया गया, ठीक है। ये ध्यान में रखने वाली चीज है। लेकिन देखिए इसमें कुछ क्या कि कुछ तथ्य भी थे। एक चीज हम ध्यान रखिए कि आजादी के समय जो ग्राम पंचायतें थी इसकी स्थापना को लेकर दो मत बट गए थे, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में इसलिए मैं बता रहा हूं कि उसके प्रीलिम्स में कभी पूछ सकता है। तो जो ग्राम पंचायत थी इसको लेकर दो मत बैठी, एक थी गांधीवादी मत और एक थी अंबेडकर जी का मत, अंबेडकर वादी मत। ठीक, गांधी जी ने बोला कि अगर किसी देश की या तो अपने देश का क्या ना विकास करना है तो पंचायत के स्तर पे क्या हो सकता है, पंचायत के स्तर पर शक्तियों के विकेंद्रीकरण से ही हो सकता है। गांधी जी का कहने का मतलब ये था कि जो भारत मुख्य मेन भारत है वो कहाँ है, गांव में बसती है। अगर गांव के लोगों को ही अगर हम लोग क्या करें कि शक्ति प्रदान कर दें अपने उत्थान के लिए तो क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकते हैं। इससे जाति व्यवस्था हो गई, बाकी सब चीजें क्या हो गई, धूमिल होगी या क्या होंगे, धीरे धीरे कमजोर होंगी। उनका मानना ये था। लेकिन वहीं अंबेडकर जी बोले कि पंचायत के गठन को लेकर क्या थे, ग्राम पंचायत के गठन को लेकर क्या बोलते थे, असहमत थे। इनका मानना यह था कि अगर ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो जो संसाधनों का केंद्रीकरण है प्रभुत्व वर्गों को है। अगर ग्राम पंचायत द्वारा उनको शक्ति क्या करें, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दिया, संस्थापक कर दिया, संस्थान द्वारा दे दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उनको दे दिया जाएगा तो जाति व्यवस्था है वो क्या होगी, एक शोषणकारी व्यवस्था के रूप में और क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। इस बात के लिए उन्होंने क्या बोला था कि ग्राम पंचायतों के गठन पे उन्होंने क्या किया था, असहमति व्यक्त की थी। तो ये दो विचार रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आएंगे आर्टिकल 41 पे।
आर्टिकल 41 क्या कहता है? सभी नागरिकों अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा कर सके, पा सके, इसकी बात की गई है। वहीं इसमें एक चीज और भी बोली गई है कि बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, असमर्थता आदि दशा में सार्वजनिक सहायता क्या की जाए? सहायता प्रदान करें। देखिए बोला क्या है कि आर्टिकल 41 में उनके राज्य को यह क्या करने निर्देश दिया जाता है कि सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें। साथ में यह भी बोला कि अगर कोई क्या होता है कि देश में बेकारी हो, बुढ़ापा हो, बीमारी हो, असमर्थता हो आदि के दशा में सार्वजनिक सहायता को प्रदान किया जाए। इसी को सरकार ध्यान में रखकर क्या करती है कि प्रधानमंत्री वयोवृद्धि योजना, पेंशन योजना, आयुष्मान भारत, ये सब स्कीम को लाकर क्या करती है कि इन जो तथ्यों को उसको क्या कार्यान्वित करने का काम करती है। ठीक है ना, स्वास्थ्य नीति लाएगी, इस तरह की व्यवस्था क्या करती है सरकार लाती है। पेंशन योजना, ये सब चीजें क्यों कर लाती है? इसी कारण लाती है कि जो बेकारी हो, बुढ़ापा हो, बीमारी हो, असमर्थता, इसको क्या किया जाए कि सहायता प्रदान कर दिया जाए, जिसमें कल्याणकारी राज्य की भावना क्या हो सुनिश्चित हो सके। अब इसी को ध्यान में रखकर हम लोग देखेंगे आर्टिकल 42 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 42 बोलता है व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और और मानवेचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों के को प्रसूति सहायता के लिए उपलब्ध करें। ठीक है, क्या बोला कि राज्य को बोला है कि राज्य व्यक्तियों को अनुकूल और मनोचित अवस्थाओं में ही कार्य करने की क्या करे, करना पड़े, ये सुनिश्चित करे। साथ में बोला कि तथा स्त्रियों की प्रसूति सहायता के लिए भी क्या उपलब्ध कराए। ध्यान रखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा स्त्री प्रसूति सहायता अधिनियम 1967 लाया गया था। ठीक है ना, इसको भी ध्यान में रख रहिएगा। ठीक है, और इसी को बाद में पॉलिसी के दौरान क्या क्या स्त्री सहायता पॉलिसी हो गया, बाकी योजनाओं के द्वारा, सुमन मिशन हो गया, इसके द्वारा क्या इसको सुनिश्चित किया जाता है कि महिलाओं को कोई समस्या ना हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 बोलता है कि सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। ठीक है,
इसकी बात किया है सरकार ने। क्योंकि देखिए क्या है कि कुटीर उद्योग क्या करता है कि बहुत बड़े स्तर पर क्या करता है, रोजगार प्रदान करता है, हमारी जीडीपी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों पर्सन को क्या करता है, रोजगार देता है। कुटीर उद्योग की जो प्रवृत्ति होती है विकेंद्रीकृत होती है, तो वो हर एक सेक्टर में, ये गांव के स्तर पे, शहर के स्तर पर हर जगह बन सकता है। इसके साथ में कुटीर उद्योग को इस रूप में देखें जहां पे आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां पे क्या करता है कि एक पूरक रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मान लीजिए कहीं में बाढ़ आती है, तो बाढ़ से जो बचा हुआ पानी है या जो छोटे छोटे तालाब बन जाएंगे, वो मछली पालन एक सीजन में हो सकता है, तो क्या करें, उनके रूप में पूरक के रूप में भी काम आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीजों को ध्यान में रखे क्या कि सरकार ने बोला था कि सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। और इसी संबंधित एक्ट जो आया था, एमएसएमई जो एक्ट आया था 2006 में आया था, और इसको बाद में संशोधन किया गया था हाल ही में 2019 या 20 में किया गया था संशोधन, ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये चीजों को आप लोग को जानते, देखिए हमेशा पॉलिटिव कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करिए। क्या करें, कभी आ जाए अगर कुटीर उद्योगों पर मेंस में प्रश्न आ जाए, तो आप चाहे तो आर्टिकल 43 शुरू कर सकते हैं, या तो सीधे आर्टिकल आप 2006 के अधिनियम में, आप वर्तमान जो अधिनियम है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी परिभाषा को लिखिए, या तो बताइए कि कुटीर उद्योग का रोजगार में कितना वो है, पार्टिसिपेशन है, कुटीर उद्योग का जीडीपी में कितना पार्टिसिपेशन है, कितने कुटीर उद्योग ग्रामीण स्तर पे, कितना शहरी स्तर पे, तो अपनी कितने कुटीर उद्योगों में क्या है कि कमजोर वर्ग लगा हुआ है, जैसे महिला, SC ST, इन सब चीजों को क्या करना है ध्यान में रखे। अगर आपने प्रश्न को लिखेंगे तो अपने अब में की चीज क्या होती है, क्लियर कर देता है। वही क्या किया गया था कि 43 का क्या कहता है, 43 का जो था वो 42वां संशोधन में लाया गया था 1976। ठीक है, 43 का में 42वां संशोधन लाया गया था 1976 में। इसमें ध्यान रखिए क्या बोला गया था, औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने के लिए काम उठाएगा, हाँ करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो 43 का क्या डील करता है कि औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने के लिए काम करेगा। ये यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है कि 42वां संशोधन द्वारा, 4 ऑप्शन था उसमें, एक ऑप्शन ये भी था कि कौन सा 42वां संशोधन द्वारा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 43 ख क्या किया गया तो जोड़ा गया था, 43 ख जो जोड़ा गया था, ये 97वां संशोधन 2011 में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया था, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है 43 का ख, क्योंकि अभी सरकार ने क्या किया, सहकारिता मंत्रालय बनाया है। सहकारिता संबंधित जो अधिनियम था उसमें क्या किया गया कि चेंज कुछ किए हैं, जिसको कुछ सुप्रीम कोर्ट ने लेकर कुछ सेक्शन को क्या कहते हैं उसको निराशित कर दिया था। ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। तो क्या ये आपकी क्या है कि ये जो घटनाएं न्यूज में है, या ये जो सहकारिता है क्या आज के वर्तमान समय में न्यूज में है, तो उसके स्टैटिक पार्ट्स में ये सब पूछ सकता है, इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो बोला गया कि राज्य सहकारी समितियों समितियों के इच्छिक गठन, स्वामित्व, स्वामित्व नहीं से स्वायत्त कार्य संपादन
लोकतांत्रिक नियंत्रण नियंत्रण में अभिवृद्धि सुनिश्चित क्या करेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है कि राज्य सहकारी समितियों के लिए ऐच्छिक गठन, स्वामित्व कार्य, संपादन, लोकतांत्रिक नियंत्रण में वृद्धि सुनिश्चित करेगा। ठीक है, अब इससे संबंधित आपका प्रश्न क्या बन सकता है कि भाई सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दूसरा, जो इसके एक्ट में क्या हुआ, परिवर्तन किया गया, वो क्या है, या सहकारिता में कुछ परिवर्तन किए गए, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और संशोधन, ये ध्यान रख रहिएगा, संशोधन को सामने बताया था कि 97 2011, इसको ध्यान में रख रहिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग से पूछा जाता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। मतलब अपने खुद से गूगल द्वारा आप लोग क्या करना है कि गूगल करके उसको सही करना है, बाकी ये परिवर्तन भी देख लेना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो किस तरफ थोड़ी जा सकती है, मीन्स की थोड़ा भी थोड़ा जा सकता है, आसानी चीजें समझ भी सकते हैं आप। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 44 की। आर्टिकल 44, ठीक है, आर्टिकल 44 इसलिए कि यह भी बहुत ज्वलंत मुद्दा है। सरकार द्वारा कई मामलों में यह समान नागरिक संहिता की का प्रावधान करने की बात करता है। ठीक है, बोलता है कि राज्य का कर्तव्य है कि देश में समान नागरिक संहिता की बात करे। देखिए, समान नागरिक संहिता होती क्या है, क्या होता है कि हमारे देश में दो प्रकार के कानून हैं। एक है आपका सिविल मामला और दूसरा क्या है, आपराधिक। ठीक, सिविल मामला में भी क्या है कि दो तरह की चीजें हैं। एक क्या है कि रेवेन्यू से संबंधित है, या इसको जो इस तरह समझ लीजिए कि ये मेन चीज क्या है, उत्तराधिकार से संबंधित है। सिविल संबंधित जो मामले उत्तराधिकार से संबंधित है, उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, इस तरह के मामले हैं किसमें, सिविल में आते हैं। और जो सिविल में जो उत्तराधिकार, तलाक, इनसे संबंधित मामले जो हैं, ये हिंदू मैरिज एक्ट 1956 ये हिंदू को रेगुलेट करता है। मुस्लिम का क्या है कि पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ है। ठीक है, सिख लोग का क्या है कि आनंदी संबंधित कोई एक क्या है, लॉ है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लॉ हमको क्या होती है, देखने को मिलती है। ठीक है, मैंने हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के द्वारा हिंदुओं के जितने मैरिज, तलाक, ये सब चीजें उसको रेगुलेट होता है। वही मुस्लिम द्वारा पर्सनल लॉ बना हुआ है, उसके द्वारा एक्ट होता है। सिख लोग आनंदी आनंदी समथिंग करके क्या है कि एक्ट है, उसके द्वारा। तो इससे क्या होता है, डिफरेंस से क्रिएट हो जाता है। तो सरकार यही कहती है कि इन सब जो तथ्य हैं, उत्तराधिकार का, विवाह का, तलाक का, उसको क्या करे, एक तरह के कोड में क्या करे कि कोई संहिता में क्या करे, बना दे। उसे को हम लोग बोलते हैं समान सिविल कोड, कि सभी के लिए उत्तराधिकार का एक ही नियम हो, विवाह के एक ही नियम हो, तलाक का एक ही नियम हो। ठीक है, लेकिन उसने बोला कि लौकिक और अलौकिक को भी ध्यान में रख के क्या करना, बनाना है, जिससे क्या धर्म विविधता की मूल भावना भी बनी रहे। ठीक है, देश में सहिष्णुता बना रहे, देश में विविधता वो भी क्या हो, सुनिश्चित हो। इसको ध्यान में रखना है। सरकार द्वारा इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार साहबानो केस में, कई केस में सरकार ने बोला है कि आप सिविल जो है समान नागरिक संहिता को क्या करेंगे, सुनिश्चित करिए। तो इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। ठीक है, अब आर्टिकल हम लोग बात करते हैं 45 की। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि राज्य जीरो से
एक मिनट रुक जाइए आप लोग थोड़ा सा। इसमें कहा गया कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरा पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए बच्चों के लिए बचपन की देखभाल व शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित हो। ठीक है, इसकी बात की गई किसमें, आर्टिकल 45 में। ठीक है, आर्टिकल 45 में राज्य के 6 वर्ष की आयु के पूरा करने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल व शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। अब ये कब लाया गया था, ये लाया गया था 86 संशोधन 2011 में क्या किया था, इसको जोड़ा गया था 2011 2002 में। ठीक है, 2002 में इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ी थोड़ी क्या करती है, रिलेट करती है। उसमें बोला ना प्री प्राइमरी लेवल की बात की गई है, प्री स्कूलिंग की बात की गई, तो वो क्या इसी को धीरे धीरे आच्छादित कर रही है। ठीक है, अब हम लोग बात आएंगे आर्टिकल 46 का। ठीक, बोला कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, ठीक है, अब दुर्बल वर्गों में क्या बोला है, खास कर या विशेषतः SC ST, विशेषतः SC ST, ठीक है ना, के शिक्षा वो आर्थिक संबंधी हितों की उन्नति करे। ठीक है, और सामाजिक अन्याय और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करे। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने क्या किया कि बाद में एजुकेशन में और आरक्षण इन सब चीजों की बात की, तो बोला कि आर्टिकल 46 क्या बोलता है, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों को विशेषतः SC ST के शिक्षा व आर्थिक संबंधी हितों की उन्नति के वो करे, और साथ में करे सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से क्या करें, इनकी रक्षा करें। इसकी बात कही है किसमें, आर्टिकल 46 में। हम लोग देखते हैं आर्टिकल 47 क्या है। राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या करें, कदम उठाएगा। साथ में क्या बोला गया है, और इसी दौरान उसे क्या करना है, इसी दौरान
स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय, नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधार के लिए कदम उठाएगा और इसी दौरान बोला गया कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर भी क्या करेगा, ये रोक लगाएगा। तो ये चीज इसमें बोली गई है। ध्यान रखिए कि इसी चीज को ध्यान में रखकर सरकार क्या करती है, जैसे बिहार सरकार हो चाहे अन्य जो राज्य सरकारें हो, जो ये है हानिकारक पेय नशीले पेय को ध्यान में रखकर क्या करती है, शराबबंदी जैसे एक्ट बनाती है। ठीक है, जैसे वेलफेयर जो वेलफेयर सोसाइटी की या वेलफेयर स्टेट की बात है उसको क्या कहते हैं, सुनिश्चित किया जा सके। तो ये चीजें दी हुई है हमारे उसमें। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 48 की। बोला है गायों, बछड़ों व दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए प्रयास करेगा। क्या बोला है कि 46 में कि गायों, बछड़ों व दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और उनकी नस्लों के सुधार करने के लिए क्या करे, प्रयास करेगा। इसी के लिए सरकार ने क्या किया कि मेडिकल कॉलेज बनाया है पशुओं संबंधित काम पे मथुरा में। गोवध प्रतिबंध गोवध रोकथाम अधिनियम कहाँ लाया गया, उत्तर प्रदेश में लाया गया है। गौशाला बनाया जा रहा है। तो इस तरह के प्रोविजन क्यों लाए जा रहे हैं कि हमारे सोसाइटी का जो हमारा जो स्टेट है वेलफेयर है, वेलफेयर करने के लिए क्या क्या प्रोविजन दिया गया है। और इन्हीं को ध्यान में रख के स्टेट क्या करता है कि आपका एक्ट और अधिनियम ये सब चीजें क्या करता है, बनाता है। अब देखिए सबसे एक इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 क्या करता है, थोड़ा समानता रखता है किसके साथ, मौलिक कर्तव्य के साथ। कि इसमें हमको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंफ्यूजन वाला है। ठीक है ना, बहुत लोग गलतियां करते हैं, इसको ध्यान में रखिए, बहुत लोग गलतियां करते हैं। यहां पे आप लोग जितना भी हो सकता है उतना स्टार बना लीजिए। ठीक है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इसमें क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। कई बार ये लोग मौलिक कर्तव्य मार के चले आते हैं फंडा में डीपीएसपी की जगह। तो ये बहुत ब्लंडर कराता है। तो इसलिए इस आर्टिकल को हमको बहुत ध्यान से क्या करना है, देखना भी है और याद भी कर लेना है। बोला कि राज्य हर स्मारक कलात्मक रूप से महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक स्थानों की क्या करेंगे, रक्षा वो सुरक्षा करेगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सा क्या है कि माइन्यूट सा क्या है कि डिफरेंस है, केवल मौलिक कर्तव्य में एक प्रोविजन है उससे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखे जाएगा, ये बहुत कंफ्यूजन बड़ा है। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा ही हमको क्या करना है, ध्यान रखे रहना है। ठीक है,
इसको लेकर एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब इसको पढ़िए तो उसी के परिप्रेक्ष्य में क्या करेंगे, मौलिक कर्तव्य वाले जो प्रोविजन है उसको आप रख के पढ़ लीजिए। तो ये जो क्लियरिटी यहाँ पे एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा जब भी ये प्रोविजन आप लोग पढ़िएगा, तो इस चीज को क्या करें, ध्यान में रखें कि राज्य हर स्मारक कलात्मक रूप से महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक स्थानों की रक्षा और सुरक्षा करेगा। ठीक है, इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा। अब आर्टिकल हम लोग 50 आते हैं, जिससे मेंटेस्क्यू के आधार पर होकेगा। तो आर्टिकल हमारा 50 क्या कहता है, आर्टिकल 50 ध्यान रख रहिएगा। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार देखिए कोलिजियम व्यवस्था को जल्दी कोलिजियम व्यवस्था को अभी बनाए हुए है। इसके अलावा जो क्या होता है कि जो जजों की नियुक्ति होती है, जाएंगे कर्मचारी होते हैं, इनमें कोई भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। ये सब इन्हीं को ध्यान में रख के क्या किया गया, जिससे क्या लोकतंत्र का जो मूल ढांचा वो क्या वो बना हुआ। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, उस चीज को हम लोग थोड़ा सा स्किप कर गए हैं, वो है 48 में एक आर्टिकल और जोड़ा गया था, 48 का। ठीक, जो 48 का था ये बोलता है कि ये भी देखिए, ये भी कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है ना, 48 जो क है इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी क्या है आपका कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें बोलता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का क्या करेगा, का प्रयास करेगा। इसको ध्यान में रख रहिएगा। देखिए जो 48 का है इसमें समस्या क्या आती है कि बोलता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या करना है कि थोड़ा ध्यान देना है। ध्यान क्यों देना है कि मौलिक कर्तव्य में एक जगह क्या होता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में मेंशन है। तो देखिए मैं उसको भी बता दे रहा हूं कि उसमें क्या बोला गया है कि ध्यान रखे रहिए कि यहाँ पे केवल पर्यावरण शब्द का है। इसमें आप लोग एक चीज ध्यान देंगे तो एक चीज आपको डिफरेंस जो मिलेगा वो मिलेगा कि यहाँ पे जो पर्यावरण शब्द दिया गया है वहां पे क्या लिखा गया मौलिक कर्तव्य में, प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, सबसे मेजर डिफरेंस आपको यही दिख जाएगा। ठीक है, इसके साथ में आप लोग को क्या होगा उसमें कि इसके साथ में यहीं पे लिख दिया गया नदी, झील, इन सब तथ्यों का भी इसमें क्या क्या है कि लिखा मेंशन है। मौलिक कर्तव्य में नदी झील का भी मेंशन है, लेकिन आप जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो कहीं पे भी आपको नदी झील जैसे शब्दों का मेंशन नहीं है। तो इसी चीज को आप लोग क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस चीज को एकदम आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, और एक चीज और मैं आप लोग को बता रहा हूं, स्मारक वाले में ध्यान रख रहिएगा कि इसमें क्या डिफरेंस हमको देखना मौलिक कर्तव्य में। तो मौलिक कर्तव्य में जो अलग आपको मिलेगा वो संविधान से शुरू होता है कि संविधान में के आदर्शों, ठीक है, संविधान के आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वजों, इन सब के बारे में बात की गई है। ठीक है ना,
तो इस चीज की बात किया गया है, तो इसको ध्यान में रखेगा, उसमें संविधान से शुरू है। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 51 की। ठीक। अब हम लोग बात करें किसकी, आर्टिकल 51 की। ये जब कभी भी अगर आ जाता है क्वेश्चन आपका आईआर पे इन सब चीजों, तो इसको उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 51 में क्या कहता है, और देखिए आर्टिकल 51 ही है जिसको हम लोग ध्यान में रखकर आज विश्वगुरु होने की बात कह रहे हैं। देखते हैं कैसे, इसमें देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोविजन है, उसी को हम लोग ध्यान में रख के आज के वर्तमान नीतियों को भी हम लोग क्या करते हैं, उससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इसमें बोला कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, शांति व सुरक्षा स्थापित करने की घोषणा करता है, और राज्य क्या करता है, प्रयास करता है। प्रयास के किस तरह की करता है भाई, अब इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा विस्तार रूप में। विस्तार रूप में बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की वृद्धि में। तो यूक्रेन और क्या हो रहा है, रसावार जो हो रहा है, उसको हम लोग क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का वृद्धि करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि मध्यस्थता कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या बोला गया है, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने में। ठीक है, तो इसीलिए राष्ट्रों के बीच, अब देखिए हम लोग के हमारे बगल में क्या छोटे छोटे देश हैं, श्रीलंका हो गए, नेपाल हो गए, भूटान हो गए, बांग्लादेश हो गए। इन सब देशों को हम एग्जिस्टेंस की पॉलिसी रखते हैं, कभी इन पर हम लोग अतिक्रमण करने के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि राष्ट्रों के बीच में न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध क्या हो, बना रहे। लेकिन वही चाइना को देखेंगे तो मंगोलिया को परेशान किया रहता है, तिब्बत को उसने बाद में क्या हुआ, अधिग्रहण ही कर लिया। तो ये सब चीजें क्या है कि हमारी पॉलिसी में ये चीजें नहीं है। ठीक है, इसीलिए सॉफ्ट पावर क्रम में भारत के एक जो ऊंचाई देखेंगे बहुत ऊपर है। इसलिए आज के टाइम में यूक्रेन और रशिया वार में एक बार मध्यस्थता के लिए क्या करें, वेस्टर्न कंट्रीज अप्रोच करें, किसकी तरफ, किसकी तरफ, भारत की तरफ, ना कि चाइना की तरफ। ठीक है, या अदर कंट्री की तरफ। ठीक है, टर्की भी था, लेकिन टर्की पर भी क्या ट्रस्टेबल पार्टनर नहीं है इन दोनों का, इसलिए कोशिश कर रहे हैं भारत को वो करना चाहिए। ठीक, इसके अलावा बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून व संधियों के प्रति आदर भाव, इसकी बात की गई है। और लास्ट में जो बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों में मध्यस्थता, मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का प्रोत्साहन। ठीक है, तो ये चार प्रोविजन इसमें आर्टिकल 51 में। तो बोला क्या गया कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को स्थापित करने की घोषणा करता है। राज्य क्या प्रयास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को वृद्धि करेगा। राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए बोलता है। वही बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों व संधियों के प्रति क्या आदर भाव को क्या करें, सुनिश्चित करें। इसके अलावा बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों में मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का क्या करना, प्रोत्साहन करने की बात करता है। तो इस तरह की स्थिति हमारे भारत में क्या है कि संविधान के 51 में की गई है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में
भाग 4 के अलावा भी, भाग 4 के अलावा अलावा भी क्या है, डीपीएसपी है। डीपीएसपी के प्रावधान है। इसमें एक आता है आर्टिकल 350। दूसरा हम लोग देखेंगे आर्टिकल 351, और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे आर्टिकल 335। ठीक है। आर्टिकल 350 ये बोलता है राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों की शिक्षा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पर्याप्त सुविधा की क्या करें, की व्यवस्था करें। ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी लाई है, इसमें देखेंगे इस चीज का क्या पूरी तरह से सरकार ने ध्यान दिया कि राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करें। तो इस तरह की व्यवस्था उसमें के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। इसी क्रम में 351 बोलता है कि संघ का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा के विकास व प्रसार पर क्या करें, कार्य करें। तो 351 का बोलते हैं कि संघ का कर्तव्य है कि किसी हिंदी भाषा के विकास और प्रसार पर क्या करे, कार्य करें। इसके अलावा 335 जो है वो बोलता है कि संघ व राज्य में एससी एसटी राज्य की सेवाओं में एससी एसटी की दावों व दक्षता में प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने का ध्यान दें। ठीक है। तो ध्यान रखिए कि 350 में बोलता है कि राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों के वर्ग के बालकों की शिक्षा प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करें। यह बात बोली गई किसमें, इसमें। इसके बाद 351 में संघ का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा के विकास और प्रसार पर क्या करे, कार्य करें। तो सरकार क्या करे, काम भी कर रही है भाई, में एक भाषा के रूप में हिंदी को ला रही है। आर्टिकल 355 में संघ व राज्य की संबंध में एससी एसटी के दावों को प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने में ध्यान रखें। इसको ध्यान में कैसे रखा कि आप लोग पढ़े होंगे नागार्जुन जब आप लोग पढ़े होंगे जब आप लोग इंदिरा साहनीवाद पढ़े होंगे, इंदिरा साहनी को फिर क्या की थी कि एक दूसरी बेंच बनी थी जिसमें नागराजवाद आया था, नागराजवाद। ठीक है ना। इसमें इस तरह के प्रावधान की बात की गई जिसमें 3 क्राइटेरिया को बोला कि आरक्षण के जो अगर प्रोन्नति दे रहे हैं चाहे बाकी चीजें होनी चाहिए, उसमें 3 उन्होंने क्राइटेरिया रखा था। उसमें बोला था 2006 में ये वाद आया था, उसमें बोला गया था कि क्या होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव आपके पास क्या होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखना है। ठीक है ना। और उसके बाद दक्षता के बीच में क्या किया था, बात किया था। इन सब चीजों की इसने बात किया था। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, नागराजवाद, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हमारा डीपीएसपी जो है भाग 4 की इतर जो प्रोविजन थे उसके हम लोग क्या करें, बात कर चुके हैं। ठीक है।
अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि हम लोग देखते हैं कि जो संशोधन हुए हैं अभी तक, ठीक है, उसको देख लेते हैं क्या क्या संशोधन रहे हैं। देखिए 42वां संशोधन में उनतालीस का च है, ठीक ठीक, 39 का क है, 43 का क है, और 48 का क है। देखिए 39 के च में मैंने क्या बताया था कि बालकों के विकास के अवसर और सुविधाओं की बात किया गया था, ठीक है। ये पीछे देख लीजिएगा आप लोग, 39 में क्या मैंने बताया था, 39 का मैं बताता था कि निःशुल्क न्यायिक सहायता सहायता की बात किया था। 43 का मैं बोला था कि औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात किया था, औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात की गई थी, ठीक है। और 39 का में क्या, 48 जो का है उसमें बोला गया था पर्यावरण और वन या वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई थी, ठीक है। तो ये चार आपका संशोधन 42वां संशोधन किया गया था, 39 का च, 39 का क, 43 का क और 48 का क, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, 43 का और 48 का, ये चार क्या गए थे 42वां संशोधन किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 44वां संशोधन में क्या किया गया था। 44वां संशोधन में केवल एक प्रावधान जोड़े गए थे, वो था 38 का 2। 38 के 2 में बोला गया था कि राज्य क्या करेगा, असमानता को दूर करने को, दूर नहीं, दूर शब्द ने कम करने की बात बोला था, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कम करने, कम क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। तथा प्रतिष्ठा, अवसर तथा सुविधाओं की असमानता को क्या करेगा, ये समाप्त करेगा, ठीक है। ये 44वां संशोधन में किया गया था, ठीक। अब हम लोग देखेंगे एक लास्ट संशोधन था, वो 57वां संशोधन था। ये था आपका 2011 में। इससे पहले भी एक संशोधन था, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं फिर। इससे बाद में आया था 2002 में 6वां संशोधन, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं के बच्चों के देखभाल की देखभाल कैसी होनी चाहिए, शैक्षिक और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की बात की गई थी। प्रावधान राज्य करेगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि 600 जो 86 संशोधन 2002 में लाया था, उसमें बोला 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनका देखभाल, या 6 वर्ष तक के बच्चों का देखभाल क्या होगा, शैक्षिक और स्वास्थ्य को सुनिश्चित कौन करेगा, राज्य करेगा, ठीक है ना। इसकी बात की गई थी। वहीं हम लोग बात करेंगे 97 संशोधन 2011, इसके अंतर्गत किसको, जो 43
ख जोड़ा गया था। ठीक। और ये ध्यान रखें, इसमें आर्टिकल 45 था, ये इसमें संशोधन किया था। पहले 45 को इसमें कुछ और था, बाद में इसको शुरू कर दिया गया था। 43 ख में बोला गया था सहकारी समितियों के ऐच्छिक क्या बोला था, गठन, संचालन, नियंत्रण व प्रबंधन से क्या था, संबंधित है। संबंधित है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है। संतान ये हमारा मुख्यतः क्या थे, संशोधन थे। ठीक है, अगर प्रश्न बहुत कठिन करे तो संशोधन से पूछ सकता है, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है, खासकर 44 संशोधन ध्यान में रख रहिएगा आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे कि हमने शुरू में बताया था कि जो डीपीएसपी है उसको हम लोग कहां कहां पे क्या किए हैं, रखे हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे समाजवाद, फिर गांधीवादी मैंने बताया था, और फिर उसके बाद उदारवादी बताया था। देखिए, समाजवादी में बोला गया था, एक तो आर्टिकल 38 की बात करेगा, आर्टिकल किसकी बात करेगा, 39 की बात करेगा, क्योंकि उसमें स्वास्थ्य संबंध मतलब आर्थिक न्याय की बात किसने किया था, 39 ने किया था। और ये आर्थिक किसकी बात करता था, आर्थिक सुरक्षा की बात कौन करेगा, 38 कर रहा था, बताया था ना, आर्थिक सुरक्षा की बात ये कौन कर रहा था, ये कर रहे थे। और आर्थिक न्याय की बात कौन कर रहा था। अब इसमें 6 आर्टिकल थे, उसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 41, ठीक है, जिसमें बेरोजगारी, वह समाजवाद में क्या करेगा, बेरोजगारी दूर करने की बात करेगा, युवा वर्ग उसको क्या करेगा, आच्छादित करने की बात करेगा, ये सब प्रोविजन आएंगे। फिर आर्टिकल 42 की बात करेगा, मानवीय सहायता की बात करेगा ये। ठीक है, ये ध्यान में रख रहिए। और इसके बाद आएगा आर्टिकल आपके 43। आर्टिकल 43 में श्रमिकों के जीवन और मजदूरी की बात किया, श्रमिकों के जीवन निर्वाह की बात करता है। ठीक है, तो ये आपके कितने आर्टिकल आ गए, 1 2 3 4 5, ये 5 आर्टिकल जो हैं, 5 आर्टिकल, इसके साथ में एक आ जाएगा 43 का ए, जो प्रबंधन में की बात कर रहा था, औद्योगिक में। ठीक। और 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करता था। ठीक है, तो कितने हो गए, 5 6 और 7, ये 7 टोटल आर्टिकल क्या है, आर्टिकल किससे संबंधित है, समाजवाद से संबंधित है। तो आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 47, ये क्या होते हैं कि समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद का मतलब है कि सभी को क्या हो, कि एक सुनिश्चित न्याय मिले। ठीक है, समाजवाद की बहुत सारी परिभाषा, एक संक्षिप्त परिभाषा समझिए कि सभी को लोग क्या है, कि न्यायिक व्यवस्था हो, एक आर्थिक सशक्तिकरण हो, सभी को न्याय की सुनिश्चित हो सके, ये सब चीजों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि गांधीवाद में क्या क्या आ जाएगा। अब गांधीवाद की हम लोग बात करें, आर्टिकल 40 पंचायतों की बात करेगा, पंचायतों का गठन। वहीं पर आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 43, कुटीर उद्योगों की।
ट्रस्टीशिप इन सब की बात करते थे हमेशा गांधी जी, हमेशा सूद काटना इन सब की बात करते हैं। 43 का आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सहकारिता की बात करेगा। ठीक, इसके बाद आप लोग देखोगे 46, ये किसकी बात करेगा, 46 आपकी SC ST से संबंधित है, इनके कल्याण की बात करेगा। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी और इसके साथ में क्या करेगा, ये गांधीवादी में दो और आप लोग देख लीजिए। एक है 47, सार्वजनिक स्वास्थ्य, उधर 47 नहीं होगा, आई थिंक हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। उधर अगर मैंने 47 करा रखा है, नहीं तो क्या है, यहां तक सहकारिता की बात करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य की यहां पे बात नहीं करेगा, ये बात करता है किसकी, एक आर्टिकल केवल है, वो है आपका 48, जिसमें हमने बोले थे गायों और बछड़ों के संबंधित जो था। ठीक है, ये सब किससे बात करेगा, गांधीवादी से बात करते हैं। गांधीवादी में कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, 7 उधर था, 5 इधर हो गया। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट में जो आता है वो है उदारवादी। ठीक, उदारवादी में आप लोग देखोगे आर्टिकल आपका 44 पहले आएगा। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता की बात करेंगे। ठीक, दूसरी जो चीज है वो किसकी बात करेगा, आर्टिकल 45 की बात करेगा। मैंने बताया था 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और उसकी बात करेगा। ठीक, फिर आर्टिकल किसकी बात करेगा, ये 48 की बात करेगा, आधुनिक व वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि व पशुपालन की बात करेगा। ठीक, 48A में हम बताते कि पर्यावरण सुरक्षा की बात करेगा। उनचास में हमने बताते कि स्मारक के क्या होगे, रख रखाव की बात करेगा ये। और 50 क्या कहेगा कि न्यायपालिका व कार्यपालिका में अलग करने की बात कहेगा। और इसी के साथ एक आ जाएगा आर्टिकल आपका 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति की क्या करेगा, शांति की बात करेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या बताते कि उदारवादी क्या करेगा, 44 में समान नागरिक संहिता की बात करेगा। आर्टिकल 45 का 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात करता है। आर्टिकल 48 आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कृषि पशुपालन की बात करता है। 48A पर्यावरण सुरक्षा की बात करता है। 49 स्मारक रख रखाव की बात करता है। और 50 जो है न्यायिक न्यायपालिका और कार्यपालिका में अलग होने की बात करता है। तो ये हमारा क्या होगा, डीपीएसपी के जितने प्रोविजन है। और एक और मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये तीनों मिला के डीपीएस को क्या करते हैं, संयुक्त रूप से बनाते हैं। तो डीपीएसपी का क्या हो गया आपका, कि इन तीनों चीज का संयोजन है। एक क्या है आपका कि उदारवाद, गांधीवादी और समाजवादी, क्या क्या है, मिला जुला रूप है। इसे हम लोग जानते हैं डीपीएसपी के रूप में। ठीक है, और यही से हम लोग का आज का चैप्टर क्या हुआ, पूरी तरह से डीपीएसपी का खत्म हो गया। अब अगले हम लोग सेशन में हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, थैंक यू।